बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। हम अपनी आज की डिस्कशन के अंदर प्रोटेक्शन कोर्स ऑफ एम्ब्रियो के ऊपर डिस्कस करने लगे हैं, या जिसे दूसरा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। अच्छा, लास्ट टाइम जब हमने प्रेगनेंसी के ऊपर डिस्कस किया था तो मैंने कहा था कि हमने प्रेगनेंसी को जो है वो 3 ट्राइमेस्टर के अंदर डिवाइड किया है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हमने देखा था एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहा जाता है या फिर प्रोटेक्शन कोर्स ऑफ द एम्ब्रियो कहा जाता है। उनके ऊपर आज हम थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। भाई, एक जो एम्ब्रियो होता है ना, उसके ऊपर होती हैं टोटल 3 लेयर्स जो कि उसको प्रोटेक्ट करती हैं और उसको सपोर्ट भी देती हैं, न्यूट्रिशन भी देती हैं, उसका वेस्ट वगैरह भी क्या करती है, रिमूव करती हैं। एक जो है उसे हम कहते हैं एमनियोन, जो कि मोस्टली क्लोज होती है एम्ब्रियो के। फिर मिडल वाली होती है एलेंटॉइस और सबसे बाहर वाली जो होती है वो होती है कोरियन। इन तीनों लेयर्स को मिला के क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन या प्रोटेक्शन कोर्स ऑफ द एम्ब्रियो। और ये बनती हैं पहले ट्राइमेस्टर के अंदर। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये एक चिक का स्ट्रक्चर है। ये ह्यूमन का एम्ब्रियो नहीं है, ये चिक का एम्ब्रियो है, लेकिन हमारा एम्ब्रियो और चिक का एम्ब्रियो दोनों आपस में रिसेंबल करते हैं और हम अपनी डेवलपमेंट भी चिक के ऊपर ही पढ़ते हैं क्योंकि वो हमसे मोस्टली रिसेंबल करता है। तो देखें, ये हमारे पास एक एम्ब्रियो है और एम्ब्रियो के जो सबसे क्लोज लेयर है, सबसे जो करीब है, ये वाली लेयर जो आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड एज एमनियोन, सबसे बिल्कुल क्लोज है। अच्छा, उसके बाद जो एम्ब्रियो की एमनियोन के ऊपर वाली, ये जो बीच वाली मिडल वाली लेयर है, इसे कहा जाता है एलेंटॉइस। और ये जो सबसे बाहर वाली एयर आपको नजर आ रही है, इसे कहा जाता है कोरियन। और तीनों को मिला के कहा जाता है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। थोड़ा सा इनका काम पढ़ लेते हैं। बहुत सिंपल सा इसका काम है। अच्छा, ये जो एमनियोन लेयर होती है ये बिल्कुल एम्ब्रियो को इनक्लोज कर देती है। हमारा पूरा एम्ब्रियो जो है वो इस लेयर के अंदर इनक्लोज होता है। आपने देखा था कि एमनियोन के अंदर जो एक कैविटी होती है जिसे एमनियोटिक कैविटी कहा जाता है और इसमें एक फ्लूइड होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये दो किस्मों के काम करता है। एक, बच्चे को ये ड्राई होने नहीं देता, ठीक है। अमूमन तौर पे बच्चे जो है वो अंदर वोम के अंदर ड्राई हो जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके अंदर इस फ्लूइड की डेफिशिएंसी होती है। तो ये जो एमनियोटिक फ्लूइड है ये बच्चे को ड्राई होने नहीं देता। दूसरा, जब फीमेल कोई जर्क वगैरह करती है या फिर जो स्टेयर्स वगैरह, सीढ़ियाँ वगैरह होती हैं, जब वो क्रॉस करती है या ऊपर से छलांग लगा के नीचे वगैरह आती है, तो उस वक्त जर्क के दौरान जो फीटस को प्रोटेक्शन मिलती है वो इसी एमनियोटिक फ्लूइड से मिलती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, पूरी की पूरी एमनियोटिक कैविटी है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। और ये जो ब्लू कलर का है ये पूरा क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड है, जो कि ना तो इसे ड्राई होने देगा और जर्क के दौरान इस बच्चे को क्या करेगा, एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन भी देगा। उसके बाद जो मिडिल वाली लेयर है उसे मैंने बताया कि एलेंटॉइस कहा जाता है और ये बहुत ज़्यादा क्लोज होती है एमनियोन के, यानी बिल्कुल एमनियोन के ऊपर ही होती है। इसका काम क्या होता है, अनडाइजेस्टेड फूड और जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट बच्चे का होता है उसे स्टोर करके मदर की बॉडी में दे देती है। ठीक है, कैसे देती है वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी आपको पता होना चाहिए कि काम क्या करती है। जो थर्ड है हमारे पास वो है कोरियन। और ये जो कोरियन है ये बिल्कुल एम्ब्रियो के कम्प्लीटली आउटसाइड पे होती है, सबसे आउटर लेयर होती है। और इस लेयर का काम क्या होता है कि ये गैसेस एक्सचेंज के अंदर क्या करती है, मदद करती है। तो इन तीनों लेयर्स के आप लोगों को काम अच्छे तरीके से आने चाहिए, ठीक है। ओके, उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है जिसे कहा जाता है प्लेसेंटा। बहुत ही टिपिकल है, छोटा सा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इसको लेके जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। इवन हमारे पास टीचर भी जो है इस पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है। खैर, प्लेसेंटा जो है वो एक किस्म का टिश्यू है और एक किस्म का ऑर्गन है, ठीक है। हम इसे टिश्यू भी कंसीडर करते हैं, ऑर्गन भी, लेकिन आपने याद रखना है ये एक टेम्पररी ऑर्गन है, आर्जी तौर पे बनता है, 9 महीने 10 दिन के लिए बनता है और उसके बाद जो है वो गुम हो जाता है। कहाँ से बनता है, जो एम्ब्रियो की कोरियोन होती है वहां से, और जो मदर का जो यूट्रस की जो अंदर वाली लेयर होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं, वहां पे कुछ ब्लड वेसल्स डेवलप होती हैं। तो ये ब्लड वेसल्स और बच्चे की ये जो कोरियोन है, ये दोनों आपस में मिल के एक नया ऑर्गन बनाते हैं, एक नया टिश्यू बनाते हैं जो कि टेम्पररी होता है। इस टिश्यू को क्या कहा जाता है, प्लेसेंटा कहा जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा है। और इसी प्लेसेंटा की ही मदद से जो है वो एम्ब्रियो जाके एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाता है। देखो, हमने पढ़ा था ना, ये यूट्रस है और ये जो जाइगोट है ये थोड़ा सा बड़ा होके जब बड़ा हो जाता है तो उसको हम फीटस भी कहते हैं, एम्ब्रियो भी कहते हैं। तो ये आके जब यूट्रस की वाल के साथ अटैच होता है तो इसको अटैचमेंट के लिए एक टिश्यू चाहिए, और उस टिश्यू का या उस ऑर्गन का नाम क्या है, प्लेसेंटा है। कहाँ से बनता है, इसमें एक एम्ब्रियो की लेयर होती है कोरियन, जो कि सबसे आउटर वाली अभी हमने पढ़ी, और दूसरा जो है यहाँ पे क्या होती है, इसके जो एंडोमेट्रियम है यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, ये और कोरियन मिलके ये स्ट्रक्चर बनाती हैं या ये ऑर्गन बनाती हैं।
अच्छा, प्लेसेंटा क्या करता है, ऑक्सीजन और फूड प्रोवाइड करता है किसे, एम्ब्रियो को मदर की बॉडी से, और उसका जो एम्ब्रियो का वेस्ट होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, वो बच्चे से लेके मदर की बॉडी को देता है और मदर उस बॉडी अपनी बॉडी से उसको बाहर निकाल देती है। अच्छा, ये कहता है कि ये जो पूरी प्रेगनेंसी है उसके दौरान जो है ये ग्रो करता रहता है, कंप्लीट ग्रो, जो प्रेगनेंसी है उसके दौरान ये ग्रो करता रहेगा। अच्छा, और इसके अंदर जो है वो ब्लड सप्लाई भी जो है डेवलपमेंट की जाती हैं ताकि अच्छे से हम इसको न्यूट्रिशन वगैरह दे सकें, ऑक्सीजन वगैरह हम इसको अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकें। तो यही लिखा हुआ है कि ये थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो है वो ग्रो करता रहता है, बढ़ता रहता है। और जो मैटरनल ब्लड वेसल्स हैं, जो कि हम ब्लड सप्लाई इसको देते हैं ताकि अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, जो भी रिक्वायरमेंट है वो ये पूरी कर सके, तो वो कहता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर ये सिस्टम हम पूरा क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। यानी पहले ट्राइमेस्टर के अंदर प्लेसेंटा बन जाता है। जैसा कि आपने पीछे खुद पढ़ा कि पहले ट्राइमेस्टर के अंदर एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनती है, दूसरा प्लेसेंटा बनता है, तीसरा ऑर्गेनोजेनेसिस यानी ऑर्गन बनते हैं। और इस स्टेज के अंदर जो HCG है उसका लेवल क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है। और जब उसका लेवल डिक्लाइन हो जाएगा HCG का, तो आपको पता है कि कार्पस ल्यूटम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होने लग जाएगा, डीजनरेट होने लग जाएगा। कार्पस ल्यूटम क्या कर रहा था, येलोइश मास था, एक किस्म का हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा था जिसका नाम क्या था, प्रोजेस्टेरोन। अब जाहिर सी बात है इस प्रोजेस्टेरोन को स्टिमुलेट करने वाला कौन था, HCG था। अब जब HCG नहीं होगा तो प्रोजेस्टेरोन भी नहीं होगा, जब प्रोजेस्टेरोन नहीं होगा तो कार्पस ल्यूटम भी नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता डीजनरेट हो जाएगा। तो अब आपका सवाल होगा कि सर जब आप इसको कार्पस ल्यूटम को डीजनरेट कर रहे हैं तो प्रोजेस्टेरोन कौन सीक्रेट करेगा, आपने तो कहा था कि वो थ्रू आउट द जो है प्रेगनेंसी वो प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता रहता है। तो अब ये काम सरंजाम कौन देगा, प्लेसेंटा खुद देगा। प्लेसेंटा खुद एक टिश्यू की, एक ग्लैंड की तरह काम करेगा और वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन स्टार्ट करेगा सीक्रेट करना, जो कि होल गेस्टेशन पीरियड को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात है कि पहले ट्राइमेस्टर के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है वो कार्पस ल्यूटम से होता है। जैसे सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है, कार्पस ल्यूटम डीजनरेट हो जाता है, HCG की अमाउंट डिक्लाइन हो जाती है, तो फिर प्रोजेस्टेरोन कौन सीक्रेट करने लगता है, प्लेसेंटा खुद प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करने लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों ने ये सवाल याद रखना है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास टर्म आती है वो आती है अम्बिलिकल कॉर्ड, या जिसे हम नेवल स्ट्रिंग भी कहते हैं। अच्छा देखो, प्लेसेंटा जो है ना, प्लेसेंटा, अब मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, यूट्रस है, यूट्रस, और उसकी ये अंदर वाली वाल है, एंडोमेट्रियम है। ये हमारे पास क्या है, एम्ब्रियो है। और ये जो बीच में स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये वाला बीच वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जिससे ये अटैच है, इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं प्लेसेंटा। अब कोई ऐसा स्ट्रक्चर तो होना चाहिए ना जो इस प्लेसेंटा से चीजें लेके फीटस की बॉडी में रखे और फीटस की बॉडी से लेके इस प्लेसेंटा में रखे। तो बच्चे की जो एलेंटॉइस होती है, मिडल लेयर होती है, वहां से एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर निकलता है। मान लेते हैं ये बच्चे की एलेंटॉइस है, यहाँ से एक रस्सी की तरह स्ट्रक्चर निकल रहा है और ये जाके प्लेसेंटा के साथ इस तरह से अटैच हो जाता है, प्लेसेंटा के साथ। तो ये जो रोप लाइक स्ट्रक्चर है जो बच्चे की एलेंटॉइस से निकल रहा है और प्लेसेंटा के साथ अटैच हो रहा है, इसको क्या कहा जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है, या इसे नेवल स्ट्रिंग कहा जाता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एम्ब्रियो जो है वो प्लेसेंटा के साथ अटैच होता है, किसकी मदद से, एक रोप लाइक स्ट्रक्चर की मदद से, जिसे क्या कहा जाता है, अम्बिलिकल कॉर्ड कहा जाता है। भाई अगर आपसे पूछा जाए कि एम्ब्रियो जो है वो यूट्रस के साथ किसकी मदद से अटैच होता है, तो आपका जवाब प्लेसेंटा होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चा प्लेसेंटा के साथ किसकी मदद से अटैच होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, अम्बिलिकल कॉर्ड होगा। कहाँ से बनती है, डेवलप फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ एम्ब्रियो कॉल्ड एज एलेंटॉइस, जो कि बच्चे की आउटर लेयर होती है, यानी कि मिडल जो लेयर होती है वहां से ये बनता है। अम्बिलिकल कॉर्ड जो है ये सप्लाई लाइन की तरह काम करती है माँ और बच्चे के बीच में, है ना। आप देखें ये हमारे पास बच्चा है और ये माँ का स्ट्रक्चर है जिसे हम प्लेसेंटा कह रहे हैं। तो ये इसको क्या करेगी, नॉरिशमेंट, ऑक्सीजन जो भी होगी वो एम्ब्रियो को प्रोवाइड करेगी, और एम्ब्रियो का जो भी कचरा होगा वो यहाँ से निकलेगा, इस प्लेसेंटा में आएगा। प्लेसेंटा के पास आपको पता है ब्लड वेसल्स हैं, इन ब्लड वेसल्स में जाएगा, फिर मदर की बॉडी से होता हुआ वो बाहर चला जाएगा। तो इसको न्यूट्रिशन वगैरह देगी, एम्ब्रियो को ऑक्सीजन वगैरह देगी, और बच्चे का जो भी कचरा होगा जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है वो फीटस से लेके मदर की बॉडी को देगा, और इस तरह से काम चलेगा। आपने याद रखना है कि अम्बिलिकल कॉर्ड जो है वो प्योरली फीटस का पार्ट है,
जब हम प्लेसेंटा की बात करते हैं तो वो मदर की बॉडी का पार्ट होता है, क्योंकि इसमें प्लेसेंटा में ज़्यादातर मदर की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। लेकिन जब हम इस रस्सी की बात करते हैं तो ये रस्सी प्योरली किसका स्ट्रक्चर होता है, बच्चे का। तो ये समझने के लिए ट्रू द जो स्टेटमेंट आती हैं कि आप करेक्ट स्टेटमेंट हो तो उनके अंदर ये सवाल बहुत डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा भाई, ये रस्सी है क्या एक्चुअली, इसके अंदर आता क्या है? जिस तरह से हमने कहा ना, प्लेसेंटा के अंदर बच्चे की कोरियोन आती है और एंडोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई अम्बिलिकल कॉर्ड है क्या, बना किसका होता है, रस्सी है किसकी बनी हुई है? रस्सी भी तो फाइबर्स की बनी हुई होती है ना, हेम्स एंड जूट की बनी हुई होती है। तो ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड है किसका बना हुआ है? तो ह्यूमन की अगर हम बात करें तो दो आर्टरीज जिसे हम अम्बिलिकल आर्टरीज कहते हैं और एक वीन जिसे हम अम्बिलिकल वीन कहते हैं, ये तीनों आपस में मिलके ये रस्सी बनाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो अम्बिलिकल वीन है वो बच्चे को क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, न्यूट्रिएंट रिच जो है वो ब्लड सप्लाई करती है, कहाँ से? प्लेसेंटा से। ठीक, जो फीटल की हार्ट है वो क्या करता है, डी ऑक्सीजनेटेड को ब्लड को पंप करता है, जो न्यूट्रिएंट डेप्लेटेड ब्लड होता है जिसमें ऐसा ब्लड जिसमें न्यूट्रिएंट की अब अमाउंट नहीं रही, हमने सारा कुछ ले लिया, वो अम्बिलिकल आर्टरी को देता है। फिर वो अम्बिलिकल आर्टरी सीधी प्लेसेंटा में जाती है, प्लेसेंटा से मदर की बॉडी में, और मदर की बॉडी से जो भी कचरा वगैरह होगा वो सारा बाहर चला जाता है। तो इस तरह से ये जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है ये क्या करता है, काम करता है। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों जो टॉपिक है, सब टॉपिक है हमारे पास, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन थी, प्लेसेंटा था, अम्बिलिकल कॉर्ड था, आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। एक छोटा सा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये बहुत सारे, ये वाला इतना सा जो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये वाला स्ट्रक्चर, इसे कहा जाता है प्लेसेंटा, जो कि आपको नजर आ रहा होगा। इसमें देखो बहुत सारी क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ये ब्लड वेसल्स कहाँ से आई हैं, ये मदर की, ये एंडोमेट्रियम है, ये वाली जो आपको नजर आ रही है थोड़ी डार्क, ये एंडोमेट्रियम है। ये सारी ब्लड वेसल्स हैं, कंप्लीट की कंप्लीट क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। और ये जो आपको रस्सी नजर आ रही है, इस रस्सी के अंदर क्या होती है, दो आर्टरीज होती हैं, एक वीन होती है, जो कि बच्चे से निकल रही हैं। बच्चे के कहाँ से निकल रही हैं, एलेंटॉइस से निकल रही हैं, ये आपने याद रखना है। अच्छा, जब हम इसको कट करते हैं ना तो उस वक्त ना मदर को दर्द होता है ना इस बच्चे को दर्द, क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी भी किस्म की नर्व इम्पल्स नहीं होती, याद रखना। और जहाँ पे नर्व इम्पल्स नहीं होगी वहाँ पे पेन की सेंसेशन नहीं होती। तो जब ये हम काटते हैं तो ना बच्चे को दर्द होता है ना माँ को दर्द होता है। तो मुझे उम्मीद है कि छोटा सा टॉपिक आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। आप इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें। जहाँ प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।